हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप भी आ चुके हैं कि सर क्या मॉडल टेस्ट पेपर नहीं कराओगे। मैंने बच्चों एक वीडियो में कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि एग्ज़ाम डेट अभी तक आई नहीं है और राजस्थान गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने कहा है कि एग्ज़ाम डेट आने के 15 दिन पहले ही बच्चों को सूचित कर दिया जाएगा। मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम डेट और क्या कहते हैं आपका टाइम टेबल के बीच में 15 डेज़ का गैप रहेगा, ये पहले ही वो कह चुके हैं। तो मैंने बच्चों को कहा भी था कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है बच्चों, मैं लाइव क्लास लेना चालू करूँगा। हम हर एक चैप्टर के बारे में ऊपर का ओवरव्यू लेना चालू करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद करना चाहिए और क्या चीज़ हमें सदैव याद रहनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने कहा था। लेकिन तो भी अगर आपको मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, मैं इनका सॉल्यूशन लगातार भेजता रहूँगा। हो सकता है कि सप्ताह में एक आए या फिर सप्ताह में 2 आए, लेकिन अब से आएंगे ज़रूर। लेकिन मैं चाहता था कि ये एक साथ उस समय करें पीक पॉइंट पर, ताकि हमें याद रहे। ओके, तो वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3rd मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सवाल देखते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव सवाल आप सभी को पता है, हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा, नीचे से देखिएगा बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दे। तो नीचे नीचे आपको 3 सवाल दिखाई देंगे, है ना, दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है सबसे पहला, 2 बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के लिए Q1 Q2 मतलब Q1 और Q2 का गुणनफल <0 है, 0 से कम है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? बताओ देवताओं, क्या होगी, क्या होनी चाहिए बल की प्रकृति? सभी को पता होना चाहिए। ये सवाल संख्या है 2। और अगर ऐसा हो Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से कम है, अर्थात एक आवेश धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा, ऐसी स्थिति में बल की प्रकृति होगी आकर्षणीय। कैसी होगी बच्चों? आकर्षणीय। वीडियो और देख लीजिएगा अगर आपको संशय है कि कैसे आया, लेकिन इसमें प्रकृति कैसी है बच्चों? आकर्षणीय है ना। दूसरा देखिए, मतलब तीसरा सवाल जो है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? जे बराबर क्या बच्चों? I डिवाइडेड बाई A। किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत धारा ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक है। SI पद्धति का मात्रक लिखिए। इसका SI पद्धति का मात्रक तो आपने लिखना है मात्रक बराबर एम्पियर। ए का मतलब यहाँ पर एम्पियर है, जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल था, एरिया। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है बच्चों? धारा घनत्व का। राशि कैसी है बच्चों? बताओ, सदिश है या अदिश है? ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। 4th क्वेश्चन के ऊपर स्विच कर रहा हूं मैं। किसी वृत्ताकार कुंडली के व्यासाभिमुख सिरों पर एक नियत वोल्टता की बैटरी संयोजित है। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? एक वृत्ताकार कुंडली लो, ये वृत्ताकार कुंडली, और इसके व्यासाभिमुख, तो मतलब ये केंद्र है, ऐसा डॉट 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 बना देता हूं, आपको एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके व्यासाभिमुख सिरों के मध्य क्या लगा दी है आपने? एक बैटरी लगा दी है। तो ये लो, मैं बैटरी लगा देता हूं देवताओं, ये प्लस और ये माइनस। लग गई क्या बैटरी? व्यास के बीच में लगा दी अपने बैटरी। तो क्या बोल रहा है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ये कोई केंद्र होगा, कुंडली का केंद्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो, बैटरी का ये प्लस सिरा है, बैटरी के प्लस सिरे से यहाँ पे कुल धारा गई I, है ना। और आप देखोगे जितना भाग ऊपर है कुंडली का उतना भाग नीचे है। इसका मतलब अगर I धारा यहाँ से जा रही है तो उसकी आधी धारा ऊपर से और आधी धारा नीचे से जाएगी। यही है कॉन्सेप्ट। तो ठीक है। तो हमने बोला यहाँ से I धारा गई थी, वो आधी आधी बढ़ गई। गौर कीजिएगा, गौर समझिएगा। देखो, ऊपर वाले भाग पर मैं राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहा हूं, मतलब वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम यूज कर रहा हूं। इसमें क्या होगा? यदि अंगुलियों को धारा की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखेगा। तो ऊपर वाले भाग में देखो, अंगुलियां ऐसे गई, तो अंगूठा कहां की ओर गया? आपका अंदर की ओर गया। तो ऊपर वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र था क्रॉस,
ठीक है। जबकि नीचे वाले भाग के लिए देखो ऐसा अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, नीचे वाले भाग के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है डॉट। दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है। अगर विपरीत है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी रिजल्टेंट, यही लिखना था आपको, 0 है, ध्यान में रखिएगा। कितना होगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये डन है। चलिए तो चलते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट वाले के ऊपर काम करते हैं। 5वां सवाल, चुंबकीय शैथिल्य क्या है। ये 8th चैप्टर का सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। आप सभी को ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ही बना रहा हूं। आप सभी ने BH वक्र देखा है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, और वो कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे H का मान चेंज किया जाता है वैसे वैसे B का मान भी चेंज होता है। मतलब चुंबकन क्षेत्र को परिवर्तित करने पर चुंबकीय प्रेरण, B को क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण के मान में भी परिवर्तन आता है, तथा चुंबकीय प्रेरण H के मान के पीछे पीछे चलता है। वापस से सुन लीजिए, लोह चुंबकीय पदार्थों हेतु BH वक्र से स्पष्ट है कि चुंबकन क्षेत्र को परिवर्तित करने पर चुंबकीय प्रेरण के मान में भी परिवर्तन आता है, एवं चुंबकीय प्रेरण चुंबकन क्षेत्र का पीछा करता है या पीछे पीछे चलता है। ठीक है। तथा, एक और लाइन ऐड करनी है अभी, तथा किसी दिए गए चुंबकन क्षेत्र के मान के लिए या किसी दिए गए नियत चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकन क्षेत्र के मान के लिए चुंबकीय प्रेरण का मान अद्वितीय नहीं होता। ये लाइन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लिख देता हूं कि किसी निश्चित चुंबकन क्षेत्र H के मान के लिए चुंबकीय प्रेरण B का मान अद्वितीय नहीं होता। इसका मतलब क्या है, B के बहुत सारे मान हो सकते हैं H के एक मान के लिए, ठीक है, अद्वितीय नहीं होता। यही चुंबकीय शैथिल्य है या यही शैथिल्यता है। ठीक है, वापस से सुन लो, H के मान को चेंज करते हैं तो B का मान चेंज होता है ना, और B का मान H के मान के पीछे पीछे चलता है, और फिर H के दिए गए मान के लिए B का मान अद्वितीय नहीं होता, यही शैथिल्यता कहलाती है। कुल मिलाकर के B का पीछे पीछे चलना, किसके, H के, वही चुंबकीय शैथिल्यता है। ये क्लियर हो गया, डन। चलो एक बार के लिए इसको उतारूं, मैं एक बार के लिए वीडियो चेक कर लेता हूं बच्चों बस। ओके, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये मेरे को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आगे क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन, दो तरंगों के द्वारा व्यतिकरण प्राप्त होने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। बताओ भाई, व्यतिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए तथा उनके मध्य का कलांतर नियत होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के जो स्रोत होने चाहिए वे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होने चाहिए। दो शर्त लिख लीजिएगा एक की जगह। पहली क्या, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, ये 6th का आंसर होगा ना। क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत भी होना चाहिए। ये तो पहला हो गया। और दूसरी क्या लिखोगे, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर
नियत रहना चाहिए। ये दो चीजें सदैव ध्यान में रखो। ऐसे तो 6-7 हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति भी समान होनी चाहिए और कालांतर या पथांतर नियत रहना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के प्रकाश संबद्ध स्रोत होने चाहिए। 7वां देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो आप सभी को पता है, मैं बता देता हूं। ये एक इक्वेशन आपने लिखी थी, क्या भाई, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस चीज को रेफरेंस बनाइएगा और इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ये ध्यान में रखें कि ये कार्यफलन है जो नियत है, वो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे कार्यफलन कभी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो समझना क्या हो रहा है। सवाल के अकॉर्डिंग चलता हूं। सवाल बोल रहा है कि तरंगदैर्घ्य को कम करने पर, देखो अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम किया जाए, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम किया जाए तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी और आवृत्ति बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ये फोटोन की ऊर्जा मतलब ये ई है ना। फोटोन की ऊर्जा बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। पता चल गया रिलेशन कैसे कैसे देखा। तरंगदैर्घ्य घटाई, आवृत्ति बढ़ी, फोटोन की ऊर्जा बढ़ी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ी, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ गया। पता चल गया क्या क्या लिखना है आंसर। तरीका मैंने बताया है, आंसर क्या लिखना है वो समझ में आ गया होगा कि तरंगदैर्घ्य को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। डन। चलो 7 सवाल हो गए। 8वां देखिए क्या बोल रहा है, और गेट का तर्क प्रतीक, सिर्फ तर्क प्रतीक ही देना है। तो और गेट जोड़ने वाला गेट है बच्चों, ऐसा यूं। तो ए और बी बनाइएगा और यहां पर y लिख दीजिएगा और y बराबर होता है a प्लस बी। अपन ने बहुत सारे काम कर दिए। तर्क प्रतीक तो ये रहा, तर्क प्रतीक ये रहा और इसका बुलियन समीकरण भी लिख दिया। नंबर काटने का तो वैसे कोई सवाल पैदा नहीं होता, अपन ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए, निर्देश प्रश्न। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 11 के उत्तर पुस्तिका में दीजिए। उत्तर पुस्तिका में दीजिए, और कहाँ देंगे भैया हम, उत्तर पुस्तिका में तो देंगे। क्लियर है, हटा दो। ओके, हाँ भाई आगे देखिए। किसी पृष्ठ से, 9वां सवाल है, किसी पृष्ठ से का क्षेत्रीय समाकलन उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। ये लो, विद्युत फ्लक्स का क्षेत्रीय समाकलन से क्या लेना देना है, सॉरी विद्युत फ्लक्स से ई डॉट डी एस होता है क्या। कोई भी विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय समाकलन के तुल्य होता है। तो रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, 90 के विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन। किसका बच्चों, विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र लिख दोगे। 10वां देखो, 10वां क्या बोल रहा है, पदार्थ के चुंबकन तथा विचुंबकन के चक्र में ऊर्जा की हुई हानि क्या कहलाती है बच्चों, शैथिल्य हानि। बीएच वक्र का क्षेत्रफल शैथिल्य हानि को प्रदर्शित करता नहीं करता, शैथिल्य हानि को, चुंबकन और विचुंबकन में हुई हानि क्या कहलाती है, शैथिल्य हानि, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। 11वां सवाल, रिक्त स्थान पहले है, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी लक्ष्य से बिना साधे संपर्क, एक मिनट,
जिसके अंतर्गत किसी लक्ष्य से बिना सीधे संपर्क साधे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पहली बात तो ये सवाल आपके लास्ट वाला जो है ना, कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं संचार से रिलेटेड है। और इस तरीके की लाइन कहीं मेरे को दिखाई दी नहीं, लेकिन चूंकि ऐसा दे रखा है तो आपने किसी भी लक्ष्य से संपर्क नहीं साधना है और फिर उसके बारे में जानकारी देनी है, तो वो संचार जो है, और वो भी कौन सा बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, आप वायरलेस कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम गंतव्य पे सीधे कोई लक्ष्य नहीं डालते, लेकिन उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का विज्ञान होता है। लेकिन 11वां जो है वो अनक्लियर है। मैं औरों से भी पूछ करके आपको ये क्लियर करवाऊंगा, हालांकि ऐसा कोई लाइन मिलना नहीं चाहिए। ये तो उस पासबुक की वो है, रचना है, तो देखना पड़ेगा उस पासबुक को। हालांकि मेरे पास में वो पासबुक है नहीं इस समय। ठीक है, तो ये देखेंगे। लेकिन 11वें को इस बार के लिए, एक बार के लिए तो संचार है, लेकिन इसका और भी एक्यूरेट आंसर अगर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इस तरीके का सवाल आएगा नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई भी रिक्त स्थान जो है वो संशय नहीं होता। संशय मतलब या तो ये या तो ये, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। संचार से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें आप लक्ष्य के लिए सीधे साध नहीं रहे हैं, लेकिन लक्ष्य का पता लगा रहे हैं। ऐसे विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऐसा कोई भी क्या कहते हैं रिक्त स्थान नहीं आएगा जिसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, डॉट आंसर जैसे ऊपर वाले में फिक्स था, इस वाले में फिक्स था, फिक्स वैल्यू वाले मिलेंगे आपको। चलिए देखो 12वां, एक 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व, ये लो प्रेरकत्व मतलब L, 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व तथा एक 12 ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध R का मान कितना है बच्चों, 12 ओम है। ठीक है, का प्रतिरोध 220 वोल्ट। अब देखो सीधा दे रखा है 220 वोल्ट, इसका मतलब वो VRMS की बात कर रहा है। जब आपको कोई इक्वेशन नहीं दे रखी होती है तो ध्यान में रखिए वो RMS वैल्यू है, VM वैल्यू नहीं है। 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो L और R श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं इस स्रोत से, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस परिपथ के लिए परिकलन कीजिए Z का मान। ओहो, IRMS का मान कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? चलो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, काम कैसे करेंगे वो समझिए। Z देखो Z क्या होता है, तो हमने लिखा RL परिपथ है। RL परिपथ के लिए Z का एक ही फॉर्मूला है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। बताओ यही है क्या? अंडर रूट में ऐसे ही लिखते हैं। चलिए आपको XL निकालना है। सबसे पहले आप XL निकालें। XL बराबर होगा 2 पाई FL। 2 पाई तो ऐसा का ऐसा, F का मान कितना रखोगे देवताओं, 50 रख दीजिएगा। पाई का मान 3.14 रख दीजिएगा। L का मान 0.21 दे रखा है वो रख दीजिएगा। XL आएगा, जो भी आएगा, लेट सपोज करो Y आया, तो ये कितना हुआ, Y ओम हो गया। R का मान दिया हुआ है, XL आपने निकाल लिया, वैल्यू पुट करो और किसका मान निकालो, Z का। मात्रक क्या लगाओगे, ओम लगा दीजिएगा। ठीक है, Z का मान निकल जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है IRMS। IRMS क्या होगा, VRMS में Z का भाग लगा दीजिए। VRMS दिया हुआ है, Z आपने कैलकुलेट किया है, जैसे ही मान आएगा मात्रक क्या लगाओगे, एम्पियर। ठीक है, पता चला तरीका, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पता चलिए ना ये। चलो 13वां सवाल देखिए, ये भी एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, तो ये मिटा देता हूँ, ये क्लियर। एक पढ़ाई आपके लिए ही वीडियो बनाए हैं बच्चों, वो जो आप फाउंडेशन वाले वीडियो देख रहे हैं ना, वो आप ही के लिए हैं। और उसमें मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि IIT नीट और एम्स पैरामेडिकल के लिए, फाउंडेशन के लिए। लेकिन बच्चों वो सवाल जो हैं आप देखेंगे कि नेवी, एयरफोर्स, NDA, इनमें भी वही सवाल आते हैं। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं कराया, वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल थे, सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो 12th के में हमने डील किए हैं। आप गौर कीजिएगा, वो सारे सवाल वैसे ही हैं जो हमने 12th में डील किए हैं, इसलिए वो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि नीट का जो सिलेबस है ना बच्चों, वो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ, आईआईटी के लिए, आईआईटी में मेंस तो ठीक है, आईआईटी एडवांस के लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नीट, आईआईटी मेंस, एनडीए, एयरफोर्स, इनके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनमें आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 11th और 12th को अच्छे से पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो हमने वही क्वेश्चन चूज़ किए हैं, मैं आपको अदर क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो आपको आने चाहिए थे। ठीक है, और बच्चों के जैसे रिप्लाई मिलते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत सही रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, बहुत सही, और बहुत हद तक तो बिल्कुल बच्चे सही ही होते हैं, कम चांसेस है कि बच्चे सही नहीं हो। देखो, एक प्रकाश उत्सर्जक सतह है जिसका कार्यफलन, ले प्रकाश उत्सर्जक सतह का कार्यफलन कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होती है। आपतित विकिरण की आवृत्ति 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है, बहुत बढ़िया है। चलिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात करो। कैलकुलेशन बढ़वा दी भाई, कैलकुलेशन बहुत बढ़वा दी। चलिए, जैसे ही ये दे दिया है समझिएगा, मेरे को वेग निकालना है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग, वी मैक्सिमम ही निकालना है देखा जाए तो। ये कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले मैं ऊर्जा की बात करता हूँ। ऊर्जा होती है hν। अब गौर करें, कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मैं चाहूँगा कि ये काम भी मैं एक बार के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लूँ। अदरवाइज आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जूल में करो, इसको कन्वर्ट कर दो आप जूल में। क्या करो, 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल लो, हो गया ये तो। ठीक है, जूल में कन्वर्ट हो गया। 16 चौक 64 होता है बच्चों, 6.4 × 10⁻⁻19 जूल कन्वर्ट कर दिया मैंने। hν वैसे तो सवाल में दिया हुआ है, अदरवाइज h का मान ध्यान रखो 6.62 है, अदरवाइज 6.63 भी दिया हुआ होता है, गुणा 10⁻34। और मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ कि सवाल में 6.62 से ही किया है उन्होंने। 3 × 10 की घात क्या बच्चों, 15, और ये किस में आएगा, जूल। एक बार के लिए करके देखूँ क्या मैं, कितना होगा, 3 दूनी 6, 36 18, ऊपर लगी 1, 3 36 18 19, 34 और 15, तो 15 15 तो 30, तो 15 तो यहाँ से बैठ गया, और 19, 10⁻⁻19। ठीक है, ये ऊर्जा हो गई है। मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन ठीक किया और आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ समझिएगा, E = होता है कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, वो भी मैक्सिमम। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा देखो, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, E - φ0 आ जाएगा क्या। E का मान कितना, 19.86 × 10⁻⁻19, माइनस φ0 का मान कितना, 6.4 × 10⁻⁻19। कॉमन लोगे क्या, 10⁻19 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आएगा 19.86 - 6.4, और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में 10⁻⁻19 साइड में लिख दो। क्या होगा रे देवताओं, कर लेना भाई, 6 तो इधर, 8 में से 4 गया 4 ही रहेगा मेरे हिसाब से, और 19 में से 6 गया तो 13 आता है। देख लीजिएगा, 19 में से 6 गया तो 13 ही आता है। 10⁻⁻19 डन हो गया क्या। ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² मैक्सिमम। बताओ यही है क्या। चलिए, मेरे को ये v निकालना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, v² निकाल लेता हूँ, 2 तो करूँ इससे गुणा, ठीक है, और भाग लगाऊं किसका, m का, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है ना, हटा दो अब इसको जाए, मैं स्टेप खा गया हूँ, पता चल गया कैसे, 2 तो इधर लेकर के चले गए, m का भाग लगा दिया। m का मान कितना इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.1 × 10⁻⁻31 लग दीजिएगा। कैलकुलेट करो, v² मिलेगा, और उसका क्या कर लो, अंडर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बहुत लंबी है, देखा जाए तो 2 नंबर के सवाल में इतनी लंबी कैलकुलेशन थोड़े से चांसेस कम बैठते हैं। इस तरीके का बड़ा सवाल आना थोड़े ज़्यादा, गतिज ऊर्जा तक पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, गतिज ऊर्जा तक पूछ सकता था। क्लियर ही, चलिए, हाँ भाई, तो ये हो चुका है 13वां सवाल। आगे देखिए 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे तो देखते ही कर लेंगे, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे पता है आपका न्यूमेरिकल का पार्ट स्ट्रांग हो चुका है, आपने बहुत सारे सवाल इस बीच में निकाल लिए हैं, तो आपका न्यूमेरिकल का पार्ट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और जिन्हें स्ट्रांग करना है वो लगातार जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उन्हें देखते जाइए। एक जिन बच्चों को करना है रिवीजन, वो मैं वापस से 12th चालू कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि 12th के वीडियोस आना चालू हो गए हैं, तो जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ बच्चों, अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें नई बताई हैं।
बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये आपके सोचने का तरीका और चेंज करेगा। तो प्लीज़ हो सके अगर आपके पास में टाइम है तो देख लीजिएगा, टाइम है तो बोल रहा हूँ देख लीजिएगा। 14th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात, द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात मतलब A1 बटा A2 कितना है, 8:27 है, तो 8/27 लिख सकता हूं। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सोचो ये 1 नंबर का सवाल है जिसे 2 नंबर में दे दिया है इन्होंने। त्रिज्याएं क्या होती हैं, R इजिकल्स टू, आप सभी ने पढ़ा होगा, R0 A⁻1/3 होता है। तो हम लिखेंगे R1 बटा R2 बराबर क्या होगा बच्चों, A1 बटा A2, और दोनों की घात कितनी बच्चों, 1/3, यही होगा A1 बटा 8। अरे ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करके देख लीजिएगा। ठीक, A1 का मान कितना 8, A2 का मान कितना 27, और इनकी पावर कितनी 1/3। अब किसी को सॉल्व करना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 8 को ऐसा लिखते हैं और 27 को ऐसा लिखते हैं। 1/3 का मतलब अगर 3 बार आया तो उसका 1 भाग ही लिखो, तो 2-3 बार आए तो इसका 1 बार ही लिखो, 3 भी 3 बार आए तो इसको 1 बार लिखो। पता चल गया क्या त्रिज्याओं का अनुपात, पता चला देवताओं कितना आएगा, 2/3। मात्रक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, हाँ भाई 15th वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बराबर दे रखा है 0.98, ठीक है। IE बराबर 1 मिली एम्पियर, मैं इसे 1 मान करके चल रहा हूं जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, वैसे तो I दिखाई दे रहा है लेकिन मैं 1 लिख रहा हूं, इसे 1 मिली एम्पियर ही होगा। इन आंकड़ों के संगत आधार धारा एवं संग्राहक धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके का सवाल आ चुका है, आया ही नहीं आया, हाँ भाई अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इजिकल्स टू क्या होता है बताओ भाई, IC डिवाइडेड बाय IE होता है नहीं होता, सभी को पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो IC बराबर हो जाएगा अल्फा IE, अल्फा का मान 0.98, इसका मान 1 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब हो गया 0.98 मिली एम्पियर। किसका मान है, IC का। संग्राहक धारा का मान मिल गया क्या, उत्सर्जक धारा का दिया हुआ था, संग्राहक निकाल लिया। फिर एक कॉम्बिनेशन हमेशा क्या हम करेगा, IE बराबर होता है IB प्लस IC, इसे कोई रोक ही नहीं सकता, तो यहाँ से IB निकालो, IB बराबर क्या, IE माइनस IC, IE 1 मिली एम्पियर में से घटाओ 0.98 मिली एम्पियर, आंसर कितना आएगा 0.02 मिली एम्पियर। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या, चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से काम करेंगे। 15वां भी क्लियर हो जाना चाहिए, डन है ये। चलो एक बार के लिए इसे उतारो, मैं वापस से वीडियो को चेक कर लेता हूँ कहीं ब्लर तो नहीं हुआ, कोई लग तो नहीं रहा कि कुछ ब्लर हुआ है, सही चल रहा है अभी तक। हाँ नेक्स्ट वीडियो संडे तक आ जाएगा और आप सभी से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ बच्चों वो देखना चालू करो। कुछ बच्चे लिख देते हैं कि सर बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मेरे लिए वीडियो नहीं आ रहा। बच्चों आप ही के लिए तो वीडियो बनाए, और किसके लिए बना रहा हूँ। खंड से देखिए उसका पहला सवाल 16वां क्या बोल रहा है, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का व्यंजक प्राप्त कीजिए। E1/A2 = L1/L2 वाला काम है। ठीक है, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। 1 नंबर का परिपथ चित्र लो भाई, सोचो 2 नंबर में तो E1/E2 बराबर L1/L1 ही लिखना है, सॉरी L1/L2 ही लिखना है। क्या करना है, डायग्राम आप सभी को पता है, बनाऊं जल्दी से देख लो एक बार के लिए, ऐसा कुछ काम करते हो आप। बताओ भाई डायग्राम बना नहीं बना। हाँ उतना क्लियर नहीं बनाया है लेकिन बना दिया है, बन सकता है जल्दी से। धारा हो गई, सारा काम हो गया। द्विमार्गी कुंजी जो कि AB
यही था क्या? और इसके लिए हम क्या लिखते थे? E1 बटा E2 बराबर क्या? L1 बटा L2। बस इसे थोड़ा सा संवारना था। मैंने इसे मुश्किल से 15 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर बनाया होगा, वैसे तो 15 सेकंड में बना दिया होगा मैंने, गौर कर लीजिएगा। तो अगर मैंने 15 सेकंड लिए तो आप 1 मिनट में बहुत बढ़िया डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी लिखो और एंड में जाकर के E1 बराबर XL1, E2 बराबर XL2, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, इतना काम करना था। 2 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। सोचो मिलेगा नहीं मिलेगा। डायग्राम में धारा की दिशा ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर धारा प्रदर्शित ही होनी चाहिए, ठीक है। धारा नियंत्रक लगाओगे, टच करोगे। ओके, आगे देखिए, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध। ये दोनों ही सवाल 16वां है ना, टिक लगा लो। जो बच्चे मेरे को पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, 16वां टिक लगा लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु का भी सवाल इंपॉर्टेंट है और विभवामापी का ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों टिक लगा लीजिए। 17वां देखो, और मीटर सेतु तो मैंने बहुत बार करवाया। समचुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। देखो ये वाला सवाल है ना, चांसेस थोड़े से कम है लेकिन आ सकता है। क्या होता है आयताकार कुंडली के लिए? NIAB साइन थीटा। अरे MB साइन थीटा लिखते हैं ना, वही तो होगा। बल आघूर्ण तो यही है। और किसी भी कुंडली के लिए M क्या होता है? NIA होता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा बोल रहा है। आयताकार कुंडली 7वां चैप्टर है बच्चों। सवाल अच्छा है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट में लिखाया नहीं था। इसके तर्ज में मैंने जो इंपॉर्टेंट में लिखाया था वो देखो अथवा में दिया हुआ है। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। वो समांतर धारावाही चालक ऐसा बताया था ना, F/L निकाला था, नहीं निकाला था क्या? μ0/2π I1 I2 और यहाँ पर D आ जाएगा। बताया था नहीं बताया था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, देखना है। अगर बोर्ड पेपर लगते हैं तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये समांतर धारावाही चालकों वाले को। 18वां सवाल देखिए, मैं मिटा देता हूँ इस चीज को। 18वां सवाल न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है मेरे को, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमेरिकल ही है। अब देखो आप गौर करोगे तो 2 पेपर अपन ने किए और ऑप्टिक्स में वो यहाँ पर हमेशा न्यूमेरिकल ही दे रहा है। और ये न्यूमेरिकल देख जाना बच्चों, दोनों ही न्यूमेरिकल, मतलब जो पिछले पेपर्स में आए ना न्यूमेरिकल, वो देख ही जाइएगा। इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों। देखो यंग के प्रयोग में, इसका तो पता नहीं ये सिंपल है या नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सिंपल ही होता है नॉर्मली। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई यंग के प्रयोग में होती है बीटा, और वो है कितनी? 2 × 10⁻⁴ मीटर। फिर आगे देखो, यदि स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए। स्लिटों के मध्य की दूरी, केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में D बराबर D ही है, केस सेकंड। अब जो D है उसको चेंज करके कर दिया गया है 2D। स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगना ही तो बोल रहा है, तो मैं D' लिख देता हूं। और वो प्रारंभ की कितनी है? दुगनी। पर्दे की दूरी को आधी कर दिया जाए। पर्दे की दूरी होती है कैपिटल D, और वो प्रारंभ में तो इतनी ही है, लेकिन नेक्स्ट केस में उसे प्रारंभ का क्या कर दिया गया है? आधा कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर फ्रिंज चौड़ाई शायद परिवर्तित हो जाए। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लो भाई, इस वाले केस में बीटा = था लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। क्लियर है? और इस बीटा का मान ये तरंग धैर्य में वो कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब तरंग धैर्य वो की वो है, परिवर्तित नहीं हुई। ठीक, चलो तो इस केस में हम बोलते हैं बीटा डैश हुआ, बीटा डैश बराबर लैम्डा कैपिटल D' डिवाइडेड बाय स्मॉल d डैश। चेंजेस बच गया, चेंजेस करो, लैम्डा ऐसा का ऐसा, D' की जगह लिखो D/2, ठीक है, और स्मॉल d' की जगह लिखो 2D। बताओ भाई क्या आया? तो बीटा डैश बराबर आया लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और नीचे 2 दूनी 4 और आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ना? चलिए ये देखो, ये प्रारंभिक बीटा था और बीटा में किसका भाग लग रहा है? 4 का। प्रारंभिक बीटा मतलब 2 × 10⁻⁴ मीटर, और इसमें भाग किसका? 4 का। कुल मिलाकर के 1/2 × 10⁻⁴ मीटर। पता चल गया? पता चला देवताओं? प्रारंभ की 1/4 हो गई है ना? अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। आगे देखिए, ये क्लियर हुआ? आगे देखो, 5500 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग धैर्य का प्रकाश 1 × 10⁻⁴
मीटर चौड़ाई की स्लीट पर आपतित होकर, लो एकल स्लीट है मतलब विवर्तन है। डेटा को पढ़ करके भी आप समझ जाओ कि विवर्तन है या व्यतिकरण है, इन केस अगर दिया हुआ ना हो। हालांकि विवर्तन और व्यतिकरण लिखा हुआ आता है सवाल में, लेकिन हम कम से कम डेटा को देख करके भी तो पता लगा सकते हैं ना कि भाई क्या पूछ रहा है। हाँ भाई, तो विवर्तन के लिए तरंग दैर्घ्य, सॉरी लैम्डा डैश का लिख रहा हूँ, लैम्डा ही लिखूं, 5500 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। और चौड़ाई, स्लीट की चौड़ाई स्मॉल डी है, और मैंने जहां तक मेरे को याद है डेरिवेशन में मैंने स्मॉल डी को ए लिखा है विवर्तन में, 1×10⁻⁻4 मीटर। मैं उसी के अनुरूप लिख रहा हूं, आप स्मॉल डी लिख सकते हैं। होकर स्लीट से 1 मीटर की दूरी पर रखा है पर्दे को तो कैपिटल डी ही लिखा होगा, 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। पर विवर्तन प्रतिरूप देता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। भाई विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट या तो ओमेगा लिख लो या फिर बीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए या फिर स्मॉल डी। ध्यान में रखना, वहां बीटा सिर्फ इतना था विवर्तन में, जबकि व्यतिकरण के अंदर इतना होता है। मैं अगर पहले गलत बोल गया हूं तो कन्वर्ट कर लीजिएगा कि व्यतिकरण के अंदर फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई, वो विवर्तन की, क्या बोल रहा हूं मैं, विवर्तन के अंदर केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई, विवर्तन में मैं लिख ही देता हूं नहीं तो मैं कुछ उल्टा बोल जाऊंगा। विवर्तन में जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई, वो व्यतिकरण की जस्ट दुगनी होती है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई बीटा ही लिखते हैं, उसकी जस्ट दुगनी होती है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला ये है हमारे पास में, तो ये कितना होगा 2 लैम्डा 5500 गुणा 10⁻⁻10 और कैपिटल डी का मान 1 और ए का मान कितना है 1 गुणा 10⁻⁻4। सॉल्व कर लीजिएगा देवताओं, और ये कोणीय आवृत्ति नहीं है, ये चौड़ाई है भाई, मात्र क्या लगाओगे, मीटर ही लगाओगे। सॉल्व कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। तो 18वां सवाल भी हो चुका है, डन हुआ। हाँ, ये 18वां था भाई, कंप्लीट हुआ भाई। 19वां देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 12-16 एंगस्ट्रॉम है, दुनिया में सभी को पता है। इसी श्रेणी की द्वितीय और तृतीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन इस डेटा का उपयोग करना पड़ेगा। 12-16 एंगस्ट्रॉम वाले डेटा का उपयोग करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं और फिर आपके ऊपर निर्भर है। 19वां सवाल बता रहा हूं देवताओं, देखिए। सबसे पहले लाइमन को समझिए कि लाइमन में क्या डेटा होता है। लाइमन में n1 बराबर फिक्स है, एक ही होगा, है ना। तो 1/λ1 लिख रहा हूं मैं, बराबर क्या r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। चूंकि λ1 की बात कर रहा हूं, n1 तो एक ही है और n2 बराबर कितना है बच्चों 2 है, और λ1 दे रखा है आपको कितना भाई 12-16 एंगस्ट्रॉम। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यूज करो। λ1 ध्यान में रखिएगा, एंड तक ध्यान में रखिएगा। तो मैं लिखूंगा 1/λ1 बराबर, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं मैं इसकी, r n1 का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। क्या होगा, इधर तो 1/4 और इधर 1, 3/4 लिख दूं क्या भाई। अरे इतनी मैथमेटिक्स कर लोगे ना देवताओं, तो ये λ1 है। तो कुल मिलाकर के λ1 बराबर देखो, ध्यान में रखना, 4 ऊपर और 3 r नीचे। ठीक है, 4 ऊपर और 3 r नीचे, ये λ1 है। इसे क्या कहा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा, ये तो पहली रेखा थी, दूसरी रेखा के लिए n1 बराबर तो एक ही रहेगा, n2 बराबर कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। फॉर्मेट पे काम करो, 1/λ2 बराबर r n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये तो फिक्स है, माइनस n2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कितना होता है भाई 9 होता है, नहीं होता, होता है। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, है ना। क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 में से 1/9 घटाओ, 8/9 आएगा। 1/λ2 बराबर 8/9, और r कहाँ है, ऊपर है, तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा 9/8 r। बताओ आएगा नहीं आएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। आपको λ2 निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, λ2। कैसे निकालेंगे, मैं इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करूंगा।
ये वाले का कैसा, λ2/λ1 बराबर 9/8R, भगवान करे ये सही हो, और ये हो जाएगा 4/3R, R से R कैंसिल, क्या होगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 27 ऊपर चला गया, 8 चौक 32 नीचे आ गया, बराबर क्या बच्चों, λ2 डिवाइडेड बाय λ1। तो λ2 बराबर कितना हो जाएगा, 27/32 गुणा λ1। भाई λ1 का मान 12-16 रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से काम किया जाएगा, तरीका यही है। फाइनली एंगस्ट्रॉम लगा लीजिएगा, है ना, जो मान आएगा उसमें एंगस्ट्रॉम लगा लीजिएगा। क्लियर हो गया ये गौर कीजिएगा कि λ2 का मान इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लाइमन में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। तो आप देखेंगे कि λ2 का मान इससे थोड़ा सा कम आएगा। फिर λ3 निकालो, λ3 के लिए n2 का मान कितना रखो, 4 रखिएगा, वापस से वही सॉल्यूशन, वापस से λ3/λ1 कीजिएगा, काम कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। आगे देखो 19वें का ही अथवा है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की सीमांत रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। बताओ भाई, बामर श्रेणी कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। जैसे लाइमन पहले पे बोलते हैं ना n1 बराबर 1, तो बामर कौन से पे बच्चों, दूसरे पे है। दृश्य प्रकाश इससे ही मिलता है हमें, है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में बामर श्रेणी आती है, जबकि लाइमन कौन से में आती है, पराबैंगनी श्रेणी में आती है। ध्यान में रखोगे ना। तो 19वें का नेक्स्ट फैक्ट जो है बामर के लिए है। बामर के लिए एक चीज फिक्स है भाई, n1 बराबर 2 होता है। अब इसकी सीमांत रेखाएं, तो पहली रेखा कौन सी, तो हमने बोला n2 बराबर जस्ट 3 से आएगी, ये पहली रेखा। तो पहली रेखा के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज कीजिएगा, निकाल लोगे इससे। दूसरी रेखा के लिए कौन सा, दूसरी मतलब सीमांत मतलब अंतिम रेखा, अंतिम रेखा के लिए n2 का कॉम्बिनेशन अनंत वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। n2 बराबर अनंत, n1 बराबर 2 ही है। कॉन्सेप्ट यही है तरंग दैर्घ्य निकालने का, ध्यान में रखिएगा। और 1/r कैलकुलेशन के लिए बता दे रहा हूं, कितना रखोगे, 912 एंगस्ट्रॉम रखिएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही हो ना बच्चों, और जिन्होंने पहली बार देखा है, प्लीज़ वीडियो जा करके देखो। परमाणु चैप्टर है, परमाणु चैप्टर में जब आप स्पेक्ट्रम मैंने करवाया ना, स्पेक्ट्रम में मैंने ये सवाल करवा रखे हैं, तो प्लीज़ देखिएगा बच्चों, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा स्पेक्ट्रम वाला जो आप नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए 20वां देखिए। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में संयोजित किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, अभिलाक्षणिक वक्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि सर हमने तो पीएनपी का याद किया था, यहाँ पर तो एनपीएन का आ गया अभिलाक्षणिक वक्र, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, ठीक है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की व्याख्या कीजिए, कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो पूरा समझाया है। पीएन संधि क्या है, ये देखो पीएन संधि मैंने वापस से समझाया था, ठीक है। संधि पे होने वाली निर्माण के समय कौन कौन सी क्रिया होती हैं, 2 होती हैं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, 2 चलती है ना भाई, विसरण और अपवहन, 2 विधियां होती है निर्माण में। संधि की अग्र अवनति करने पर अक्षय प्रत पर क्या प्रभाव पड़ता है, अग्र अवनति में अक्षय प्रत की चौड़ाई घट जाती है, ध्यान में रखिएगा। 21वां, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, घूर्णन करती हुई छड़ है, BAF आएगा भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। चित्र बनाइए, बना सकते हो आप। आरसी परिपथ आप सभी को पता है, फेजर आरेख और प्रतिबाधा। आरसी के लिए प्रतिबाधा क्या होती है, Z बराबर √R² + XC का स्क्वायर, यही होता है। फेजर आरेख आप बना सकते हो। अगर आपको फेजर आरेख में दिक्कत आ रहा है या फिर प्रतिबाधा कैसे निकालनी है, रिवीजन क्लास के लेक्चर में जाइएगा। रिवीजन क्लास में मैंने पूरा चैप्टर एक साथ समझा रखा है। और बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आपने प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखा है। रीज़न एक ही था, मैंने दोनों चैप्टर का सारांश इतना बढ़िया करवाया है कि वो सारांश देख जाओ और लास्ट वाले मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख जाओ। चैप्टर में कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। क्या क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन, उसका भी वीडियो बना रखा है, और एक सारांश जो मैंने करवाया इन दोनों चैप्टर का, वो दोनों देख जाओ बच्चों, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ।
हाँ भाई आगे देखो 22वां, आवेश के दो मूलभूत गुण लिखिए। बहुत सारे हैं, योज्यता है, आवेश संरक्षण है, निश्चरता है ना, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। एक वो सबसे इंपॉर्टेंट का था क्वांटाइजेशन वाला था वो। उदाहरण देते हुए आवेश संरक्षण को समझाइए। आप दे सकते हैं आवेश संरक्षण के लिए शून्यकरण वाली विक्रिया लिख दीजिएगा चाहे। आवेश के क्वांटमीकरण से क्या अभिप्राय है? पहली बात तो ये 4 नंबर में सवाल आएगा नहीं, ऊपर वाला 1 नंबर में इनमें से कोई सा भी एक दे देगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का सवाल तो नहीं है, तो पहला तो चाहे छोड़ दो, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर में आ सकता है इनमें से कोई भी। आगे देखो, गाउस के नियम का कथन लिखिए। सभी लिख सकते हैं, है ना, वो लिख दीजिएगा। फाई बराबर क्या बच्चों? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वाला काम करना ही। अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र चालक के कारण कितना? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट वाला काम है, ठीक है। आवश्यक चित्र बनाइए, आवश्यक चित्र आप बना दोगे। फिर संधारित्र को परिभाषित कीजिए। श्रेणीक्रम संयोजन में परिणामी धारिता का व्यंजक। हाँ भाई, श्रेणीक्रम संयोजन, और ये ध्यान में रखना, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन बहुत बार पूछा गया है, मैंने इंपॉर्टेंट में लिखा रखा है, अगर आप वीडियो देखोगे तो ये अच्छा सवाल है। मतलब 22वें के नीचे वाले दोनों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अच्छे सवाल है। और वैसे इसको आवेशित चालक परत को काट दो, अचालक परत कर लीजिएगा, अचालक परत वाला इंपॉर्टेंट है। 23वां देखिए, आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य? लेंस मेकर, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अच्छा सवाल है। व्यतिकरण, और व्यतिकरण मैंने बहुत अच्छा करवा रखा है, आपको कलांतर और तीव्रता के लिए आरेख खींचना है। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का आरेख पता है ना भाई, व्यतिकरण वाला आरेख ऐसा, इधर तरंग दैर्घ्य या फिर वो लिख लीजिएगा, और ये बराबर बराबर में चलाइएगा, ठीक है। इधर I0 लिख दीजिएगा, ये I0 है ना, ठीक। ये पहला कब मिलता है आपको बच्चों? λ/2 पे, फिर 3 λ/2 पे, ऐसा ही तो करते हो ना भाई। ये भी इधर λ/2 और माइनस का लगा लीजिएगा, इधर माइनस का 3 λ/2, तो ये पथांतर और तीव्रता ऊर्जा के मध्य ग्राफ हो जाएगा। कलांतर भी आप लिख सकते थे, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो कि कलांतर अगर बच्चों क्या हो जाएगा, पाई का समगुणज हो जाता है, तो हम काम अलग तरीके से करते हैं। विषम गुणज होता है तो फिर ये वाली चीज आती है ना, यही करते हो भाई। चलिए, 2n पाई होता है ना, तो फिर उच्चिष्ट मिलता है, ध्यान में रखिएगा। फिर प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन की तुलना कीजिए। एकल सीट विवर्तन, ये अच्छा सवाल है। और केंद्रीय उच्चिष्ट के सापेक्ष अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता के लिए आरेख खींचिए। ऊर्जा वितरण का ऐसा बनाते हो, नहीं बनाते हो? इसमें यहाँ पर क्या लैम्डा, इधर 2 लैम्डा, उल्टा चलता है ना, ये चलता है नहीं चलता, ठीक। ये मैक्सिमम था I0, ये I0 डिवाइडेड बाय 22 लिख दो या 21 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये I0 डिवाइडेड बाय 61 या 62 लिख दीजिएगा नीचे वाला। तो ये गौण उच्चिष्ट है, ये मूल उच्चिष्ट हो गया, ठीक। तो ये वाला ग्राफ पूछ रहा है बच्चों, ये ऊर्जा वितरण ग्राफ है। ये कौन से ग्राफ है? ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इन्हें बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों के लिए याद रख लीजिए, 1 नंबर का सवाल तो भी बनता है इनसे, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वाला पेपर अपन जल्दी ही सॉल्व करेंगे, तब तक पढ़ाई में किसी तरीके की कोई कमी न रखें, ठीक है। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपके पास में टाइम है तो प्लीज़ जो अब नए वीडियोस आ रहे हैं चैप्टर के, वो देखना चालू कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। दूसरा, डेफिनेटली आपके पास में टाइम है, जो फाउंडेशन क्लास लग रही हैं वो प्लीज़ देखिए बच्चों। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो नॉलेज बढ़ेगा ही, और नॉलेज बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।